दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और अब झारखंड की राजनीति पूरी तरह से राज्यसभा के चुनाव पर केंद्रित हो गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार लड़ाई सिर्फ 2 सीटों की नहीं है, यह लड़ाई भरोसे की भी है, महत्वाकांक्षाओं की भी है और गठबंधन के भीतर चल रहे उस साइलेंट पॉलिटिकल वार की भी, जो अब धीरे धीरे सतह पर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि झारखंड में राज्यसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों के लिए जो खेल शुरू हुआ है उसमें दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन किंग मेकर। दोस्तों, गठबंधन बाहर से मजबूत दिखने की और दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। और सबसे जो विचलित करने वाली बात है कि यह सब सिर्फ राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अचानक 4 साल पुराने त्रिकूट रोपवे हादसे का मुद्दा उठा दिया। 2022 में हुए हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। अब 2026 में जब उनका अपना कार्यकाल खत्म होने वाला है, तब उनको न्याय की याद आ रही है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है मेरा कि क्या दीपक प्रकाश को सच में पीड़ित परिवारों की चिंता है या फिर ये हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का बहाना है? क्या वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे टिकट दे दीजिए, मैं जेएमएम के वोट मैनेज कर सकता हूं? दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग कभी सहयोग नहीं होती। ये पत्र न्याय की मांग है या सियासी चाल, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन असली बम फोड़ा है कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचु ने। उन्होंने साफ साफ कहा है एक वेबसाइट से बात करते हुए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 बार कांग्रेस की सीट पर डाका डाला है। हर बार कांग्रेस को आश्वासन तो मिला, लेकिन हर बार जेएमएम ने उसको धोखा दिया। आज इसी पूरे राजनीतिक खेल को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, विधानसभा के मौजूदा गणित पर नजर डालें तो भाजपा और एनडीए के खाते में फिलहाल 24 विधायक हैं, 21 बीजेपी के, 3 सहयोगी दलों के। सामान्य परिस्थिति में ये नंबर्स राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त नहीं माने जाते, लेकिन राजनीति सिर्फ नंबर से तो नहीं चलती है समीकरणों से भी। और इस वक्त झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं समीकरणों की, उन्हीं पॉलिटिकल इक्वेशंस की हो रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारता है तो कांग्रेस के भीतर असंतोष और क्रॉस वोटिंग की संभावना पैदा हो सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस दबाव बनाकर अगर एक सीट हासिल करने में सफल रहती है तो जवाबी रणनीति के तहत जेएमएम की ओर से भी क्रॉस वोटिंग कराई जा सकती है। यानी बाहर से महागठबंधन मजबूत तो दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने भरोसे की दीवारों में दरारें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि भाजपा को अब पूरे खेल में संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। इसी वजह से भाजपा के भीतर संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। इनमें हेमंत सोरेन की भाभी और गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन का नाम चर्चा में है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का नाम भी संभावित चेहरों में शामिल बताया जा रहा है। कई और भी चेहरे हैं जो राज्यसभा की रेस में हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा के मौजूदा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। दोस्तों, दरअसल दीपक प्रकाश का राज्यसभा कार्यकाल समाप्ति की तरफ है। जून में उनका खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बचे हैं। और ठीक इसी समय उन्होंने 2022 के चर्चित त्रिकूट रोपवे हादसे जो देवघर में हुआ था, उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चिट्ठी में उन्होंने लिखा क्या है, सवाल ये भी है कि 4 साल पुराने मामले की याद उन्हें ठीक राज्यसभा चुनाव के पहले ही क्यों आई? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग दोस्तों कभी सामान्य नहीं होती। तो क्या दीपक प्रकाश हेमंत सोरेन से मिलने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं? और ढूंढ रहे हैं तो क्यों ढूंढ रहे हैं? 15 मई 2026 को लिखे गए इस पत्र में दीपक प्रकाश ने 10 अप्रैल 2022 को देवघर के त्रिकूट पहाड़ी पर हुए रोपवे हादसे का जिक्र किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि 4 साल बीत जाने के बाद भी जांच अधूरी है
और पीड़ित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की मांग की है। भाजपा सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि चार्जशीट में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य चमड़िया की भूमिका को जांच के नाम पर लंबित रखा गया, जबकि पुलिस को उनके खिलाफ आरोप सही मिलने की बात कही गई थी। दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कंपनी के एमडी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हादसे के बाद झारखंड पर्यटन विकास निगम यानी जेटीडीसी ने रोपवे कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था और 9 करोड़ 11 लाख रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया था, लेकिन अब तक उस राशि की प्रभावी वसूली भी नहीं हो सकी है। पत्र में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने यह भी लिखा है कि जब प्रभावशाली लोगों को संरक्षण मिलता दिखाई देता है तो कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होता है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में इस पत्र को सिर्फ न्याय की मांग भर नहीं माना जा रहा है। चर्चा यह भी है कि कार्यकाल समाप्ति के ठीक पहले अचानक इस मुद्दे को उठाकर क्या दीपक प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आधिकारिक मुलाकात का कोई बहाना तलाश रहे हैं, और इसलिए ताकि वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश दे सकें कि अगर बीजेपी दोबारा उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बना दे तो वे जेएमएम के सरप्लस वोट मैनेज कर सकते हैं और बीजेपी ये सीट जीत सकती है। दोस्तों, हालांकि इन चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पत्र ने झारखंड की राजनीति में नई अटकलों को जन्म जरूर दे दिया है। और दोस्तों, अब आते हैं सत्ता पक्ष की तरफ, क्योंकि कहानी का दूसरा और शायद सबसे विस्फोटक हिस्सा यहीं से शुरू होता है। जेएमएम राज्यसभा की दोनों सीटों पर दावा कर रहा है, जबकि कांग्रेस साफ संकेत दे रही है कि उसे हर हाल में एक सीट तो चाहिए ही। यानी अंदर खाने टकराव सिर्फ चर्चा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे राजनीतिक दबाव, राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस के भीतर प्रदेश कमेटी की नई घोषणा के बाद से असंतोष और गुटबाजी तेज है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्यसभा टिकट को लेकर पार्टी के कई बड़े नेता सक्रिय हो चुके हैं। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमूचू का बयान अब महागठबंधन के भीतर की बेचैनी को खुलकर सामने लाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, महागठबंधन के पास संख्या बल के आधार पर दोनों सीटें जीतने की पूरी क्षमता है, लेकिन प्रदीप बलमूचू को इस बात की आशंका है कि अगर राजनीतिक मैनेजमेंट गड़बड़ाया तो जेएमएम की कथित रणनीति के कारण बीजेपी एक सीट निकाल सकती है। एक समाचार वेबसाइट से बात करते हुए कांग्रेस की स्टेट पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य प्रदीप बलमूचू ने साफ कहा कि हेमंत सोरेन पहली बार कांग्रेस के समर्थन से ही राज्यसभा पहुंचे थे। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू और हेमंत सोरेन दोनों ने कांग्रेस के समर्थन से राज्यसभा का चुनाव जीता था। बलमूचू ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सहयोगी दलों के साथ सम्मानजनक व्यवहार की पक्षधर रही है, लेकिन सहयोगी दलों का व्यवहार कैसा रहा, इस पर अब कांग्रेस आलाकमान को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बलमूचू ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पिछले 3 राज्यसभा चुनावों में जेएमएम ने कांग्रेस के हिस्से पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि पहली बार शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजा गया, दूसरी बार कांग्रेस नेतृत्व की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद हेमंत सोरेन ने अचानक महुआ माझी के नाम की घोषणा कर दी, और तीसरी बार सरफराज अहमद से गांडे सीट खाली कराकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को विधानसभा चुनाव लड़वाने की रणनीति के तहत सरफराज अहमद को राज्यसभा भेज दिया गया। प्रदीप बलमूचू ने कहा कि 3 बार आप हमारी जगह गए, जबकि उस समय संख्या बल के हिसाब से एक सीट महागठबंधन और एक बीजेपी के पास जाती, लेकिन अब तो स्थिति पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में है। यही नहीं, उन्होंने जेएमएम के राजनीतिक रवैये पर भी सवाल खड़े किए और बलमूचू ने कहा कि गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद जेएमएम का कई बार ऐसा स्टैंड रहा है जिससे कांग्रेस के भीतर डाउट पैदा होता रहा है, शंका पैदा होती रही है। उन्होंने असम विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी, लेकिन जेएमएम के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस को करीब 18 सीटों पर
नुकसान उठाना पड़ा। और बंगाल में जेएमएम ने तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया और इसको लेकर भी बलूंचों ने सवाल उठाया और पूछा कि जेएमएम को केंद्र की राजनीति से आखिर क्या लेना देना है। उन्होंने हेमंत सोरेन के अचानक दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीर सार्वजनिक होने का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाएं महागठबंधन के भीतर अविश्वास और संदेह का माहौल पैदा करती हैं। यानी दोस्तों, अगर देखें तो तस्वीर अब काफी साफ दिखाई देने लगी है। बाहर से मजबूत दिख रहा महागठबंधन अंदर से उतना सहज, उतना कंफर्टेबल नहीं रहा और बीजेपी इसी दरार में अपने लिए राजनीतिक रास्ता तलाशती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब सवाल यही उठता है कि क्या राज्यसभा चुनाव सिर्फ सीटों का चुनाव रहेगा या फिर ये चुनाव महागठबंधन के भीतर छिपे अविश्वास, महत्वाकांक्षा और शक्ति संघर्ष को भी खुलकर सामने ले आएगा। क्योंकि दांव पर सिर्फ 2 सीटें ही नहीं हैं, दांव पर है महागठबंधन के भीतर भरोसा, नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और 2029 की राजनीति का शुरुआती ट्रेलर। अब देखना यह है कि इस चुनाव में जीत किसकी होती है, उम्मीदवार की या राजनीतिक चालाकी की। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।